तो हेलो माय डियर दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सबके सब। बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और सबसे बड़ी खास बात, दिवाली की छुट्टी मना रहे हो ना, तो मुझे ये लगा, मैंने कहा यार दिवाली की छुट्टी और तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम, अरे ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, अपन बेटा आ गए हैं। और बेटा एक छोटी सी बात देखो, दिवाली की छुट्टी में नो डाउट आप लोग बहुत पढ़ रहे होंगे ये तो जोक है, सच में पढ़ रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अच्छा अर्जुना वालों, तुम बहुत हल्के हो जाते हो पता है। मैं तुम्हारी कम्युनिटी के ऊपर कुछ भी मैसेज लिखता हूं तुम रिप्लाई नहीं करते। और हर्षित सर एग्जैक्टली, मतलब देखा जाए, देखो कभी मेरी क्लास कैंसिल हो जाती है तो बात अलग है, मगर लिटरली एक बात मानना, मैं कोशिश ये करता हूं कि टचवुड मेरी वजह से आपकी कोई भी क्लास कैंसिल नहीं हो, ठीक है। तभी आप देखो, मैं किसी और की क्लास के टाइम में भी कभी भी आ सकता हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं लिटरली आज रात में आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, और रीजन बस यही है कि आप लोगों को एग्जैक्ट ये लेक्चर कल मिल जाए, ठीक है। तो एक दिन पहले मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, और केवल आप लोगों के लिए, कि एटलीस्ट आप लोग ये कहो कि हर्षित सर ठीक है, अब मजा आया। और मैं कोशिश करूंगा कि इन छुट्टियों के बीच में एक बार और मैं आप लोगों के पास आऊं। अच्छा एक बात तो ये, और दूसरी बात एक और, दोस्तों मैंने सुना है कि सब लोग अपनी आर्मी का नाम रखते हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी एक आर्मी बनाएं। तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करना कोई अच्छी आर्मी का नाम। सही बात है। अच्छा देखो, अपना आपका और मेरा इतनी अच्छी बॉन्डिंग तो इनफैक्ट बन गई है कि मैंने अब ये सोचा, मैंने कहा यार मेरे ख्याल से मेरे बच्चे ना कभी भी नाराज नहीं होंगे इस चीज को लेके कि हर्षित सर आज आपकी क्लास भी नहीं थी और आप क्यों आ गए। दोस्तों मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी होता है कि पढ़ना आप लोगों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। आप खुद सोचो उस फेस्टिवल का मजा कितना अलग हो जाएगा जिस टाइम आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद अगर आप दिवाली को सेलिब्रेट करोगे, तो मेरे ख्याल से उससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। सही बात है। तो हम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, बिंदास, जैसे अभी तक पढ़ते हैं। टेंशन बिल्कुल भाई नहीं लेनी है, चिल मारो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज अपन बात करने वाले हैं यहां पे सबसे पहले कि अपन ने अभी तक क्या क्या चीज पढ़ रखी थी। भाई देखो तरीका तो सेम टू सेम ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ आशीष सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तरीका सर अपन सेम रखेंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए, तरीका सेम रखेंगे बेटा, बिल्कुल। तरीका नहीं बदलते, तरीका बिल्कुल सेम टू सेम रहना चाहिए। आ जाओ दोस्तों, आज हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं सबसे पहले तो रिकैप के बारे में। और मेरे ख्याल से मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब रिकैप को बहुत अच्छी से समझते हैं। अच्छा अब आपका एक होमवर्क है, और होमवर्क करने के बाद मैं वहां पे आपको एक पोल बता दूंगा, और जिस पोल को आपको यूटिलाइज करना है, उस पोल को देख के आपको यह बात बतानी है कि आप में से कितने बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और कितनों ने नहीं किया है। आपका होमवर्क यह है कि आपने एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ लिए क्या, बस यही आपका एक होमवर्क है। आपको मेरी एनसीईआरटी पढ़नी है पूरी, और नोट्स पढ़ने हैं। और आज साथ साथ आज वाले लेक्चर में आपके मॉड्यूल में से जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं पूरी की पूरी लिस्ट बना के दे दूंगा। तो आप कृपया करके बस वही क्वेश्चन करें जिन पे मैंने टिक लगाया है, जो मैंने बताए हैं। उनमें से कोई दिक्कत हो तो अपन उन क्वेश्चन को एक बार कर लेंगे, ठीक है मेरी बेई बात। आ जाओ रिकैप के अंदर। एक तो आपको एक होमवर्क है आपका बहुत ही बड़े वाला, जो आज मैं आपको यहीं दे रहा हूं, या एंड में ही आपका होमवर्क लिखा हुआ है ना, वहां पे आपको एक होमवर्क तो ये दे देता हूं। वो होमवर्क क्या है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, आपको आज अपने नोट्स पूरे पढ़ने हैं, प्लस एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। दोस्तों ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये करना ही करना है, ठीक है भाई मेरी बात। तो नोट्स और एनसीईआरटी तो आपको पूरी की पूरी पढ़नी है आज। मॉड्यूल में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आज आपको बता दूंगा। आओ जरा हम रिकैप को देखते हैं। दोस्तों रिकैप के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके थे। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, इंट्रोडक्शन यानी कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिचय। अरे सर हिंदी, वाह। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमने पढ़ा था लिंक अभिक्रिया, लिंक अभिक्रिया के बाद हमने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल, और एक हमने और चीज पढ़ ली थी जिसका नाम था किडवन। मेरे ख्याल से लगभग सभी दोस्तों को ये सारी चीजें तो याद है। सबसे पहले मैंने जब आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, तब मैंने आपको बताया था कि बेटा सांस लेना एग्जैक्टली क्या चीज है। मैंने आपसे कहा था कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर आप केवल ऐसे इनहेल करके एक्सहेल कर देते हो, निश्वसन करके उच्छ्वसन कर देते हो, तो आप इसको केवल और केवल ब्रीथिंग कहोगे। मगर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेने के बाद अंदर ग्लूकोज का टूटना, इसे ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है पहला? तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। बायोलॉजी ये कहती है कि अगर कभी भी किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो उसके बेसिक की तरफ ध्यान दे। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि जब आप कभी भी किसी भी एनर्जी को यूटिलाइज करते हो या एनर्जी बनाते हो, तो एनर्जी बनाने के लिए ये नहीं कि आपने खाना खाया और एनर्जी निकल गई, नहीं। आप जो खाना खाते हो उसके बाद खाना जब टूटता है, टूटने के बाद जो ऊर्जा निकलती है,
इसी ऊर्जा का उपयोग एटीपी बनाने में किया जाता है। तभी मैंने आपसे बोला था कि आपके शरीर में जो एटीपी है ये कोशिका की मुद्रा है। मुद्रा का मतलब ये करेंसी है। अगर आपके शरीर को कभी भी मुद्रा यानी कि करेंसी बनानी पड़ेगी तो एटीपी ही चाहिए। मार्केट जाते हो, गोलगप्पे खाते होते हैं ना, तो क्या चाहिए होता है? पैसा भैया, पैसा। सेम कंडीशन है बेटा। सपोज करो फॉरेन चले गए, फॉरेन जाने के बाद क्या हो, ये है मेरे पास रुपया, ये है मेरे पास रुपया, वो कहेगा डॉलर दो, हम चाहते हैं डॉलर। बहुत बढ़िया बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त बात है। सेम टू सेम मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कभी भी ऊर्जा बनानी है तो खाना खाने के बाद जो खाना टूटता है उससे जो ऊर्जा निकलती है वही ऊर्जा नई ऊर्जा बनाने के लिए काम में आ जाती है। सर क्या बात बोल दी आपने। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो खाना टूटता है ना दोस्त, वो एक प्रोसेस में नहीं टूटता। खाने टूटने के लिए आपको 4 प्रोसेस चाहिए होते हैं। आप कहोगे अर्षित सर कौन कौन से? दोस्तों, एक चाहिए होता है आपको ग्लाइकोलाइसिस, एक चाहिए होता है आपको लिंक रिएक्शन, एक चाहिए होता है क्रेब्स साइकिल। यानी कि ये तीनों के तीनों चक्र वो हैं जो कि वायवीय श्वसन करते हैं। ये तीनों कौन से करते हैं? वायवीय। और इस वायवीय चक्र में मैं किण्वन के अलावा भी एक चक्र और जोड़ सकता हूं अगर आप मेरे को परमिशन दोगे तो। और आपको पता है मैं कौन सा बोल रहा हूं? इसका नाम है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बोलो बात सही है। और लास्ट फिर अपने पास कौन सा बच गया? लास्ट बढ़ गया अपने पास किण्वन। वो अलग है। जो किण्वन होता है ये क्या होता है? ये होता है अवायवीय, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वायवीय। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो सबसे पहले आता है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आपको मैंने पूरी की पूरी बात बताई थी कि ग्लाइकोलाइसिस एग्जैक्टली कहां पे होगा। आपको मैंने ये वाली बात बताई थी कि आपके शरीर में जो उपस्थित होती है कोशिका, ध्यान से सुन लेना, रिवीजन बहुत तगड़ा दे रहा हूं मैं आज। आपके शरीर में उपस्थित होती है जो कोशिका, उस कोशिका के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सर बहुत खुशी की बात है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा। बोलो क्या बात सही है क्या? अब मैंने आपको बताया था कुछ प्रोसेस तो हमेशा और हमेशा कोशिका द्रव्य में होंगे, वो होगा ग्लाइकोलाइसिस। मान लो इसको दे देता हूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो हमेशा दोस्तों याद रखना जो 1 नंबर वाला प्रोसेस है वो हमेशा होगा कोशिका द्रव्य में। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाला प्रोसेस है वो हमेशा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो ग्रीन कलर का बना रखा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो बात सही है। और ये जो मैंने बना रखा है ये है कोशिका द्रव्य। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100%। अब इसमें भी लगभग आपको सारी बात पता है। आपको पता है दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? लिंक अभिक्रिया, जो कि कहां पे प्रेजेंट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है? क्रेब्स चक्र, जो भी कहां पे प्रेजेंट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में। और चौथी अभिक्रिया कौन सी होती है? पता है ना चौथी अभिक्रिया कौन सी है? बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। और जो कहां होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। सही बात। मैंने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको पूरा प्रोसेस पढ़ा रखा है। और अगर आपको दिक्कत है थोड़ी सी भी तो आप याद रखिएगा, अभी 2 दिन के बाद ही, मतलब आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक बार बढ़िया तरीके से मैं आपको इसको रिवाइज भी करवा दूंगा। तो आप कंपटीशन वाला पे भी जाकर यूट्यूब पे आप इसका एक बार रिवीजन लेक्चर देख लेना। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे डिमांड करते हैं कि अर्षित सर हिंदी का लेक्चर दे दो, हिंदी का लेक्चर दे दो रिवीजन का यूट्यूब वगैरह पे। बट दोस्त मेरे पास अभी इंग्लिश का लेक्चर है तो आप मेरा इंग्लिश का लेक्चर भी देख सकते हैं। और मैं विश्वास मानता हूं कि आप लोग उसको शेयर भी कर रहे होंगे अपने सारे दोस्तों को। देखो यही तो एक फैमिली क्या चीज होती है। मतलब हर्षित सर, सच में हर्षित सर है, कौन बताएगा सबको? आप ही लोग हो। तो आप ही लोगों को बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग जब सिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद सब कोई जान जाएंगे कि एग्जैक्टली हम लोगों ने बॉटनी क्या ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ी थी। और आप खुद भी समझ सकते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर दिया, हमने पूरी की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर दी। इनफैक्ट इसके बाद बस हमारे पास 2 चैप्टर बचे हैं और इस चैप्टर से तो दोनों चैप्टर थोड़े से कमजोरी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उन चैप्टर्स को भी हमने इतने ताबड़तोड़ तरीके से किया है कि आप खुद बोल जाओगे हर्षित सर आपने मजे ला दिए। क्या बात है हर्षित सर, जबरदस्त हो। मतलब मैं अकेला नहीं, हम लोग, बिकॉज आई एम नॉट द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। ठीक है भाई बात। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डायपेगा 3 पेगा 2 पेगा पे पप्पा। बहुत बढ़िया सर। टोटल 10 एटीपी मिल रही थी, बहुत बढ़िया। मगर इस 10 एटीपी में से 2 एटीपी तो खर्च हो रही थी, 8 एटीपी का फायदा हो रहा था। बोलो बात सही है? ठीक है। लिंक अभिक्रिया के अंदर सर टोटल NADH2 कितने बन रहे थे? 2, तो टोटल 6 एटीपी बन रही थी। मैंने कहा क्या बात है। और क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र के अंदर टोटल 12 एटीपी बन रही थी। तो 2 क्रेब्स चक्र होंगे क्योंकि आपके पास पायरुविक एसिड 2 थे, तो लिंक अभिक्रिया के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम में भी 2 बने, तो ओवरऑल आपके पास 38 एटीपी का फायदा होता है। बोलो बात सही। उसके बाद मैंने आपसे बोला था, मैंने कहा कभी भी आपके पास अगर डॉलर है,
अगर आपके पास यूरो है, अगर आपके पास पाउंड है, तो आप इसको चलाने के लिए सीधा गोलगप्पे वाले की ठेली पे नहीं जाओगे, वो घूसा मार देगा। तो आप इसको चलाने के लिए कहां पे जाओगे? आप कहोगे हर्षित सर इसका मतलब इसको चलाना है अगर हमें, तो सर हमें तो एक करेंसी एक्सचेंजर में जाना पड़ेगा, जो करेंसी को एक्सचेंज करेगा, जो मुद्रा को बदलेगा। मुद्रा को बदलने का मतलब NADH2 FADH2 इन सारी मुद्रा को बदल के हमें केवल और केवल क्या देगा? ATP। बस हमें कुछ नहीं चाहिए। यानी कि हम अब एक मुद्रा कोष में जाएंगे। किसमें जाएंगे? मुद्रा कोष में। और ये मुद्रा कोष क्या काम करता है? यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETS है ये। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? जो भी आपका NADH2 था, जो भी आपका FADH2 था, इन NADH2 को भी अंदर ले जाएगा, FADH2 को भी अंदर ले जाएगा, और NADH2 और FADH2 से क्या बनाएगा? ATP। एक NADH2 से तो कितनी ATP? 3 ATP। सर बहुत बढ़िया, याद है हर्षित सर हमें। ठीक है, और एक FADH2 के थ्रू कितनी ATP? 2 ATP बनेगी। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो NADH2 के थ्रू 3 ATP और FADH2 के थ्रू 2 ATP बनती है, ये भी आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यही काम करता है सारा का सारा। अच्छा, एक बात मैं आपसे और बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के वहां पे डाउट आ जाते हैं कि हर्षित सर एक छोटी सी बात आपसे समझनी थी। मैंने कहा क्या? सर आपने यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन बताया है, मगर एनसीईआरटी में वहां पे यूबीक्विनोन दे रखा है, यूक्यू। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? एनसीईआरटी में दे रखा है यूक्यू, और यूक्यू का मतलब होता है यूबीक्विनोन। तो हमें कौन सा याद रखना है दोस्तों? आप यूबीक्विनोन याद रख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मगर ये सबके सब इलेक्ट्रॉन परिवहन है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों सीधी सी बात है, अगर जा रहे हो बस से, लग्जरी से जा रहे हो दूसरी बस से, वो भी लग्जरी है, मगर ब्रांड अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है, तो लगता है आपको दोनों कंपनी सच में बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, अलग ही होती है। तो आप उस पर यूबीक्विनोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पे मैंने प्लास्टोक्विनोन लिख रखा है, यहाँ यूबीक्विनोन, यूबीक्विनोन H2, यहाँ पे भी यूबीक्विनोन और यूबीक्विनोन H2 आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलो क्या कहते हो? सही है, बस इतनी सी बात है। लगभग लगभग हम सारी चीजें तो हर्षित सर पढ़ चुके। क्या बात है, मतलब हम लोगों ने सारी की सारी बात पढ़ ली। हम लोग ग्लाइकोलाइसिस जान गए, ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, दब से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डायपेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पप्पा। बहुत बढ़िया। हम लोगों को लिंक अभिक्रिया पढ़ा है, जो पायरुविक एसिड है उससे एसिटाइल कोएंजाइम A डेवलप होगा, इसे हम लिंक अभिक्रिया कहेंगे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में होगा। सही बात। क्रेब्स चक्र, हर्षित सर क्रेब्स चक्र है, ओ सिट्रिक एसिड इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। हर्षित सर हमें तो ये भी याद है, बहुत ही बढ़िया। और जब तुम्हें ये याद है तो तुम ये वाली बात भी कह सकते हो, हर्षित इसके थ्रू हमें 24 ATP मिल रही थी, 12 एक साइकिल से, 12 एक साइकिल से। मगर सर ये भी सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में होती है। मगर मैंने आपको एक बार बताया था, एक ऐसा एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में नहीं होता, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है, जो काम में तो क्रेब्स साइकिल में आता है, मगर काम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में करता है, और उसका नाम एग्जैक्टली है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। स्टार पॉइंट लगवाया था, आज एनसीईआरटी में भी इसको मार्क कर देंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। सर क्रेब्स चक्र के थ्रू कितनी एटीपी निकली थी हर्षित सर? 24 एटीपी। यहाँ पे कितनी एटीपी निकली थी हर्षित सर? 6 एटीपी। यहाँ पे कितनी एटीपी निकली थी हर्षित सर? 8 एटीपी। तो 6 और 6 12 और 2 14, 14 और 24 कितने हो गए? 38 एटीपी का टोटल मुनाफा हो गया। तो हर्षित सर ईटीएस का फायदा, ईटीएस का फायदा ये रहा। ये जो NADH2 और FADH2 जो मैंने शुरू में आपसे काउंट करवा दी ना, वो सारी यही होती है। अब आप एक बात समझो, एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास, नोट्स भी होंगे मेरे। अच्छा ये बताओ ग्लाइकोलाइसिस कहां होती है? पीछे भी लिखा हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा पहली रिएक्शन कहां पे होगी? हमेशा कोशिका द्रव्य में। क्या इसके थ्रू NADH2 नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो यही NADH2 आ जाएगा वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि याद रखना इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ही NADH2 और FADH2 को बदल सकता है। डन है सारी बात, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान है बताओ सब कुछ। अच्छा लेक्चर में लगभग सबको आज में लगे भी कि हर्षित सर नहीं, ये बात तो हमें नहीं समझ में आई, फिर से वापस से रिवाइंड करके देख लेना। वैसे तो तुम मेरे को भगा भगा के देख लेते हो 4x पे ऐसे करके बोल देता हूँ। मेरे को एक बार एक लड़के ने मेरी वीडियो भेजी थी, हर्षित सर देखो आप कैसे भगा के पढ़ा रहे हो। अरे मैंने कहा नालायक, 2x पे कर रखा है तूने, x पे लगा उसे, यानी कि 1x पे कर। ओहो हर्षित सर सॉरी सॉरी, मेरे को समझ में आ गया। मतलब लिटरली एक लड़का मेरे से, मतलब जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मेरे पास ऑनलाइन के बैच भी थे, तो वो मेरे से आके कहता हर्षित सर एक बात बोलनी थी आपसे। मैंने कहा बोलना। कह रहा सर आपको पता है आप 2x पे पढ़ाते हो? 2x पे? कह रहा हर्षित सर हमने ना आपकी जो भी आप पढ़ाते हो ना, ये सब हमने 2x पे देखते हैं आपको। अरे मैंने कहा मैं तो फिजिक्स वाला में पढ़ाता हूँ भाई, ये 2x क्या चीज़ है? फिर बाद में उसने बताया हर्षित सर देखो 2x है, 2x का मतलब भग भग के पढ़ा रहे हो आप। अरे मैंने कहा पागल, 2x पे देख रहा हूँ। अबे पागल है क्या? कह रहे सर 1.5 घंटे का लेक्चर हम आधे घंटे में कंप्लीट कर देते हैं बेटा, मगर वो रिवीजन में होता है। मगर अगर तुम मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो 1.5 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में ही देखना। जरूरी हो तो पॉज लगा के मेरी बात दोबारा से रिवाइंड करके सुनना। मैं यूं आऊंगा, फिर यूं आऊंगा, फिर यूं आऊंगा, फिर यूं आऊंगा, तो मजा तो बेटा आएगा ही आएगा। आओ जरा आगे चलते हैं, आ जाओ।
इतनी बात ठीक है, आ जाओ सर। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहां पे पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट्स का मतलब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं टीसीए साइकिल की एनसीईआरटी, क्योंकि हमने एनसीईआरटी भी अभी नहीं पढ़ी, तो पहले एक टीसीए साइकिल की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं हम क्या होता है। और याद रखना आज आपका होमवर्क भी यही है, तो ये वाला होमवर्क अगर मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लोगे तो भैया वो पूरा नहीं होगा, मेरे पढ़ाने के बाद आपको दोबारा से एनसीईआरटी पढ़नी है, मगर याद रखना आज ही कंप्लीट कर देनी है, आज ही रख देनी है एनसीईआरटी, इसके बाद आप वापस कभी भी इस एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे, बस इतनी सी बात याद रखना। देखो, ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी कि जल के साथ संगनन से होता है। अब अपने डायग्राम में देख लो, आपके डायग्राम में आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है, आगे आओ। और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, तो आपको याद है मैंने बोला था ओ सिट्रिक एसिड, तो पूरा का पूरा साइकिल देख लेना, यही होता है, क्योंकि लिंक अभिक्रिया के द्वारा आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला था, बिल्कुल सही बात है, कहा गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम ए, कहा गया नहीं दिख रहा, ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम, ये किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, ये रहा, साथ साथ पानी और मिलेगा, मगर इसके साथ साथ क्या बना देगा, सिट्रिक अम्ल बना लेगा, इसके साथ सिट्रेस सिंथेज एंजाइम भी चाहिए होता है, ठीक है, तथा कोएंजाइम ए का एक अणु मुक्त हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। आप डायग्राम देख सकते हो, मेरे ख्याल से लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समावेश हो जाता है, जो डी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा दो चरणों के रूप में होता है। डी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 यानी कि कार्बन का हटना, तो डी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कार्बन का मुक्त होना। आप देख लो अपने डायग्राम में आपको सब कुछ दिखेगा, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी में जो इस चीज का डायग्राम दे रखा है ना, वो बहुत ही ऐसा है कबूतर जैसा। अब ये वाले डायग्राम में आपको बहुत ही छोटी चीजें मिलेगी, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कार्बन का, मगर मैंने आपको मेरे वाले डायग्राम में पूरा कार्बन का एक्सप्लेनेशन दिया है कि कहां कहां कार्बन निकल रहा है। तो आपको याद होगा कि 2 बार हमने CO2 को निकाला था, तो इसके बाद क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूरिक एसिड बनेगा, उसके बाद सक्सिनल कोएंजाइम ए बनेगा, सिट्रिक अम्ल से बचे हुए चरणों में सक्सिनल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटिक के ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होता है, सही बात है। कोएंजाइम ए से सक्सिनिक अम्ल के रूप में रूपांतरण द्वारा जीटीपी का एक अणु भी बनता है। अब देख लेना, आपने भी जीटीपी बनाया है, अपने डायग्राम देखो भाई, मैंने पहले भी बोला था थ्योरी को डायग्राम से कंप्लीट कर दूंगा, मैं आपको यही डायग्राम बना सकता था आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखा है, मगर मैंने इस डायग्राम को इतना बड़ा और इलैबोरेट इसलिए किया क्योंकि आप थ्योरी से बच जाओ। तो बेटा 2 तरीके हैं आपके पास, और यही मैं आपसे पादप जगत में कह रहा था। तुम्हें पता है एक बच्चे का मैसेज आया था, हर्षित सर पादप जगत तो मैं थ्योरी से करूंगा, मैंने कहा कर ले। उसके बाद बेटा जब उसने थ्योरी व्योरी कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद मेरे से कहता है हर्षित सर क्वेश्चन आंसर तो हो नहीं रहे। मैंने कहा बेटा डायग्राम पे चलो, ब्रायोफाइटा का डायग्राम देखो अपन ने क्या बताया, टेरिडोफाइटा क्या बताया, जिम्नोस्पर्म क्या बताया, देख लो एक बार। उसने बेटा डायग्राम देखे, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, सेम तुम्हारे साथ है। अच्छा, एक और बात बोलने वाला हूं, एग्जाम में कभी आपको लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मान लो हो सकता है भैया, देखो पहली बार ही तो पढ़ रहे हो अभी भाई, एक ही बार में मैं अगर ये मानता हूं कि अगर आपके 100 में से 100 क्वेश्चन सही हो गए, तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि आप भैया बहुत ही इंटेलिजेंट पढ़ाई कर रहे हो, सारे बच्चों के 100 में से 100 आ रहे हैं, फुल में से फुल सही हो रहे हैं 100%, पहला तो भैया तुम सब बहुत इंटेलिजेंट हो गए। या दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि पेपर जो है ना वो लल्लू पंजू जैसा है। दोस्तों पेपर का लेवल तो हार्ड ही होना चाहिए, आप खुद सोच के देखो, अगर पेपर का लेवल नीट के पेपर के लेवल से हार्ड होगा, तो क्या आपको नीट का पेपर आसान नहीं लगेगा? आपको हमेशा से ये लगेगा हर्षित सर हमारे जो आप पेपर बनाते थे ना, पीडब्ल्यू वाले बनाते हैं जो पेपर, वो पेपर ज्यादा टफ था, ये नीट का पेपर तो बहुत आसान है। सेम कंडीशन रखेंगे अपन, ध्यान रखना, अगर 2 4 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके किसी भी चैप्टर में से, मैं तो ये कह रहा हूं जितने भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, चलो तो आप अपनी नोटबुक के अंदर उसको लिखो और वापस से समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आपका गलत क्यों हुआ था, अगर आपको सच में नीट का एग्जाम क्लियर करना है तो। और मैं आपसे दोस्तों कई बार एक बात बोल चुका, देखो याद रखना करने से ही होगा, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, और करोगे तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। तो अभी से लग जाना, अभी से लग जाना, अभी से ये सोच लेना कि हाँ सर ने जो 3 4 बात बोली है, ये 3 4 बात तो हमको करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। तो बस सीधी सी बात है भाई, एनसीईआरटी से बचना है तो अपना करना पड़ेगा। बेटा फॉस्फोरिलीकरण का मतलब होता है फॉस्फेट का जुड़ना, मैंने बोला था फॉस्फोरिलीकरण का मतलब अगर जीडीपी में एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये जीटीपी हो जाएगा, इसे भी आप फॉस्फोरिलीकरण कहोगे। मगर अगर एडीपी में एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो इससे एटीपी बनेगा, और दोस्तों इसको भी आप फॉस्फोरिलीकरण ही कहोगे। तो दोनों चीजें आपकी फॉस्फोरिलीकरण ही होती है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो फॉस्फेट का जुड़ना फॉस्फोरिलीकरण, फॉस्फेट का हटना वी फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। चले मुन्ना आगे आगे, इन अभिक्रियाओं के द्वारा देखो क्या क्या बन रहा है, सबको क्लियर है।
एटीपी भी बनती है, बिल्कुल सही बात है। एडीपी से एटीपी बन रही है, यानी कि फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है। देखो एडीपी से एटीपी बन रही है, यानी कि फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है। एनएडी से एनएडीएच2 भी बन रहा है, बिल्कुल बात सही है। मगर आपको पता है अभी इस एनएडीएच2 को आप सीधा यूज में नहीं ले पाओगे। इस एनएडीएच2 को बोलो आपको कहां लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, इस एनएडी को। आगे जो एफएडी बनता है उसको भी कहां लेके जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्योंकि आपको पता है भैया, अगर आपके पास डॉलर है, यूरो है, कुछ भी है, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा मनी एक्सचेंज में। और मनी एक्सचेंज का काम बेटा, मुद्रा को बदलने का काम तो एक ही चीज करती है, और वो चीज कौन सी है, वो चीज है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनएडी भी लेगा, एफएडी भी लेगा, इससे 3 एटीपी बना देगा, इससे 2 एटीपी बना देगा। बताओ क्या बिल्कुल आसान है, पक्का। ये डायग्राम से ज्यादा अच्छा अपना वाला डायग्राम है, प्लीज उसको देखना। आ जाओ जरा। टीसीए द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में निरंतर ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, तभी तो चक्र है। मैंने बोला था ये पूरा का पूरा चक्र बनता रहता है। चक्र का मतलब पहला और आखिरी एक ही है। ग्लाइकोलाइसिस को मैंने पाथवे बोला, मैंने ग्लाइकोलाइसिस को चक्र नहीं बोला, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस यहां से चालू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। मगर क्रेब्स चक्र, ओ सिट्रिक एसिड इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल, फिर ओ सिट्रिक एसिड इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल, चक्र है ये तो हमेशा चलता रहेगा और एटीपी का निर्माण होता रहेगा। आ जाओ, इसके साथ एनएडी व एफएडी से, किसमें, एनएडीएच2 और एफएडीएच2 में पुनरुत्पादन होता रहता है। और आपको पता है दोस्तों, मैंने बोला था कोई चीज लेती है तो उसका अपचयन होता है। अगर एनएडीएच2 में कन्वर्ट होता है तो अपचयन होगा, ये भी इसमें कन्वर्ट हुआ तो इसका भी अपचयन हुआ, क्योंकि इसने कुछ लिया ही है, कुछ दिया नहीं है। जो देता है उसका ऑक्सीकरण, जो लेता है उसका अपचयन होता है। आगे चलते हैं। सांस की इस अवस्था में समीकरण से भी संक्षेप में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या क्या चीज बनी, वही समीकरण है। देखो पायरुविक अम्ल था, बिल्कुल, वैसे तो एसिटाइल कोएंजाइम ये आना चाहिए क्रेब्स चक्र में, बट कोई नहीं बेटा, छूट दे दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। पायरुविक अम्ल के साथ 4 एनएडी, ठीक है, 1 एफएडी, ठीक है, 2 H2O, ठीक है, 1 एडीपी, बहुत बढ़िया। और एडीपी से क्या बन गया, एटीपी। एनएडी से क्या बन गया, एनएडीएच2। एफईडी से क्या बन गया, एफईडीएच2। यहां से ऑक्सीजन निकल के क्या रह गया, H+, और यहां पे क्या निकल गई, CO2। CO2 तो निकाली भी आपने, पूरा देख लो। अब ध्यान से देखना, इसने कितनी CO2 निकाली है, 3 CO2। खोपड़ी है यहां पर, खोपड़ी यहीं पे रखना, लाइन बोल दूं एक, ध्यान रखोगे। अच्छा, क्या पायरुविक अम्ल से सीधा रिएक्शन आ रही है क्या, हाँ, यानी कि ये पता है कौन सी चीज और खा गया, कौन सी, लिंक अभिक्रिया भी यही खा गया। यानी कि इस पूरी इक्वेशन में 2 इक्वेशन है, एक तो कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा क्या है, और एक कौन सी, लिंक अभिक्रिया के द्वारा क्या है। क्योंकि आप खुद देख लेना, ग्लाइकोलाइसिस में जितनी NADH2 है उसमें 1+ होगा इसमें, और पूरे के पूरे क्रेब्स चक्र में 2 CO2 निकली थी, यहां पे कितनी CO2 निकाल रही है, 3। यानी कि आपको याद है, लिंक अभिक्रिया में भी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली थी, तभी 3 कार्बन का पायरुविक अम्ल 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। चेक कर लो जरा तुम्हारी एनसीईआरटी, तुम्हारे नोट्स में देखो, तुम्हारा नोट सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। मैं मेरी लाइन को दोबारा से रिवाइज और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, सारे के सारे ध्यान से देखो। रटने की बायोलॉजी है नहीं और समझने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मेरी लाइन ध्यान से सुनना। ग्लाइकोलाइसिस, ध्यान से सुनना जरा, मैं जो बोलने वाला हूं अब देखो, मैं ये बोलने वाला हूं कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, उस ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक अम्ल बनता है, और पायरुविक अम्ल के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है लिंक अभिक्रिया पे, यही होता है, ठीक है। उस एसिटाइल कोएंजाइम में से क्रेब्स चक्र चालू होता है। क्या मेरे नोट्स में तीनों बात बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, क्या मेरे नोट्स में मेरी तीनों बातों से आप सेटिस्फाइड हो, कि पहले तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, सर डन बात है, उसके बाद लिंक अभिक्रिया होती है, सर डन बात है, उसके बाद क्रेब्स चक्र होता है, सर डन बात है। ग्लाइकोलाइसिस तो कोशिका द्रव्य में हो गया, सर बहुत खुशी की बात है, जिसके द्वारा पायरुविक अम्ल बनेंगे, ठीक है सर। पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन है, 3 कार्बन थे, एक पायरुविक अम्ल में 3, एक का पायरुविक अम्ल में 3, सर सही बात है। अब लिंक अभिक्रिया चेक करो तुम्हारी नोटबुक में, क्या लिंक अभिक्रिया में मैंने 1 CO2 निकाली है, हाँ सर बिल्कुल। क्रेब्स चक्र चेक करो, क्या क्रेब्स चक्र में 2 CO2 निकाली है, हाँ सर बिल्कुल। तो बस हो तो गया, 2 CO2 यहां से निकली, 1 CO2 वहां से निकली, तो टोटल कितनी CO2, 3 CO2 निकली ना एक पायरुविक अम्ल से। और आपकी एनसीईआरटी ने इस चीज को देखो यहां पे दे रखा है, देखो पायरुविक अम्ल है, इससे क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, लिंक अभिक्रिया। इस लिंक अभिक्रिया के द्वारा देखो 1 CO2 ये निकल गई, ठीक है सर।
एक CO2 ये निकल गई, वाह हर्षित सर। एक CO2 ये निकल गई, हाँ हर्षित सर। तो टोटल मिला के कितनी CO2 निकल गई? 3 CO2, यही तो दिखा रहा है। मगर एनसीईआरटी है बेटा, याद रखना, अगर एनसीईआरटी मेरे साथ साथ पढ़ ली तो फिर ये कहोगे हर्षित सर सच में इतनी आसान है? बेटा आसान ही है, मगर हम लोग कई बार स्किप कर जाते हैं, और तुम्हारी गलती नहीं है, वो इसकी गलती है। ये एक्चुअली क्या करती है, 2 लाइन बोल देती है, फिर ये गजनी की आमिर खान बन जाती है। ये कहती है वाओ हु आई एम, तो बस ऐसी ही बात है, ये भूल जाती है, खा जाती है खुद ही। जबकि इसको यहाँ पे पायरुविक अम्ल नहीं लिखना चाहिए था, इसको यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में लिखना चाहिए था, बिकॉज हम लोग अभी एग्जैक्टली जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं क्रेब्स साइकिल। लिंक अभिक्रिया तो हमने पढ़ी ली है, ठीक है। आगे हम देख चुके हैं कि ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल में CO2 निकलती है, बिल्कुल, और NADH2 के 8 अणु बनते हैं, FADH2 के 2 अणु बनते हैं, और ATP का निर्माण हो गया, बिल्कुल सही बात है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि सांस की चर्चा के दौरान न ही ऑक्सीजन का और न ही ATP के बहुत सारे अणुओं का निर्माण पर चर्चा हुई है। बिल्कुल अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई कि ऑक्सीजन कहाँ है, ठीक है। अब ये NADH2 और FADH2 की भूमिका क्या होगी, आपको पता है इसकी भूमिका क्या होगी? आप जानते हो, आप जानते हो ये भूमिका कहाँ होगी दोस्तों? ये जाएंगे सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। बोल देना हम जानते हैं भाई, हमें सब पता है इसकी भूमिका कहाँ है। बेटा इसको मनी एक्सचेंज ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, जो कहेगा अच्छा तुम्हारे पास क्या है, कह रहा मेरे पास NADH2 है, ATP चाहिए। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? चलें आगे, आगे आ जाओ। अगला हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये रहा वो एनसीईआरटी का डायग्राम, ये रहा वो यूवी किनोन की बात। तो मैंने आपसे कहा था अब यूवी किनोन याद रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यूवी किनोन याद रख लो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। अब देखो सांस लेने के अगले चरण में जो आपके पास NADH2 था और जो आपके पास FADH2 था, इसमें जो भी ऊर्जा मुक्त हुई है उनको उपयोग में लाना है, बिल्कुल सही बात है। तो उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा, ऑक्सीकरण का मतलब डोनेट करना, जब ये टूटेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इनका ऑक्सीकरण हो गया। बोला था जो लेगा उसका अपचयन, जो देगा उसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बेटा मैंने तुम्हें 5,50,501 रुपए दिए, तो बेटा मेरा हो गया ऑक्सीकरण, तुम्हारा हो गया अपचयन। तुमने वो ले लिए पैसे, तुमने कहा वाओ मुझे पैसे चाहिए हर्षित सर, तो बेटा तुम्हारा हो गया क्या? अपचयन। जो देता है उसका ऑक्सीकरण, जो लेता है उसका अपचयन। बाय बॉटनी में तो यही याद रखो, बस बॉटनी तुम्हें यहीं से क्लियर हो जाएगी, ज्यादा केमिस्ट्री में घुसने की जरूरत नहीं। ओ ना सर इसके ऑर्बिट पे क्या चीज है सर, बताओ ना ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? बेटा नाम ना ना नाम ना 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 हो पाएगा, फिर मुझसे तो ना हो पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भरा भरा के कि इसकी साम्यवस्था पूरी हो गई, ऐसे कुछ करते हैं ना, ये 2 डॉट बनाते हैं फिर ये यहाँ चले जाते हैं। बेटा वो बहुत, मेरे को तो बहुत अजीब सा लगता था। आओ बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण होता है और पानी का निर्माण। अब आपको पता होना चाहिए पानी का निर्माण कौन करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 बोला था, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट होगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड होगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड होगा, फिर 4 होगा और फिर 5th होगा। और 5th आपको पता है कौन सा होगा? 5th होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब वो ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम होगा 5th। बिल्कुल अपना डायग्राम है। नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा? सक्सिनेट से फ्यूमिनेट में कौन कन्वर्ट करता है? कॉम्प्लेक्स सेकंड। 4 प्रोटॉन किस किस से बाहर जाते हैं? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से और कॉम्प्लेक्स थर्ड से। जल का निर्माण कौन करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ये रहा देखो जल का निर्माण, बोलो बात सही है? 100%, मतलब सबको दिख रहा है। एटीपी का निर्माण कौन करेगा? कॉम्प्लेक्स 5। एटीपी, एटीपी का निर्माण कहां पे होता है? कोशिका द्रव्य में, वो सॉरी अधात्री में, क्योंकि आपको पता है ये अधात्री है, ठीक है। अधात्री तो है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, एटीपी तो वहीं बन रहे थे, और बाकी सब चीजें मैंने आपको समझाई दी है कि प्रोटॉन को यहां से यहां भेजना है, H+ आयन को। आ जाओ जरा आगे आओ। उपापचय अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र एक वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। है ना बेटा यहां तक बात? चलो आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में यह सारा का सारा संबंध होता है। नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो देखो सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, मगर लिटरली अगर आपने, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने मेरे साथ लास्ट लेक्चर मेरा डायग्राम का लिया है और ये 6ठा लेक्चर ले रहा हूं मैं आज, लगभग मेरे ख्याल से 5 लेक्चर अपन ने पढ़ा दिए हैं, तो अगर आपको वो सारी की सारी बातें याद है तो आप इसमें तो तबाही मचा दोगे, आप खुद कह दोगे हर्षित सर पूरा क्लियर है। मगर बेटा देखो रटने का नहीं है, तुमने पिछले के 2-3 लेक्चर छोड़ दिए और फिर तुम फिर कूदे हो इसमें सीधा, तो फिर दिक्कत हो सकती है। मगर जो बच्चा मेरे साथ शुरू से अगर है तो मजा ही मजे, मतलब बल्ले ही बल्ले। मगर अगर वो गलती से भी इस चैप्टर में अभी घुसा है तो बेटा लेक्चर नंबर फर्स्ट, इस चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट से घुसना, फिर बीच में मत घुसना बेटा। चलती गाड़ी में चढ़ोगे तो देखो रिस्क फिर तुम्हारा है। तो सबसे बढ़िया तो क्या है? सबसे बढ़िया है पहला लेक्चर देखो, दूसरा देखो, तीसरा, और उस पे देखो ना 2x पे भगा भगा के देखो।
मैं भगा भगा के ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दूंगा, पता भी नहीं लगेगा तुम्हें। तुम कहोगे वाओ, मतलब मैक्सिमम मैं बताऊं तुम्हें तुम्हारा कितना टाइम लूंगा, शायद 5 घंटे। शायद 5 घंटे में तुम्हारा सारा बैकलॉग हो जाएगा इस चैप्टर का, और फिर सीधा इस चैप्टर में आ जाओ। और सोचो ना, अगर 6-6.5 घंटे में एक पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है, एक ऐसा चैप्टर जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सच में बहुत ट्रिकी है, जो सबके लिए कठिन है, मगर तुम लोगों के लिए अब नहीं होगा, क्योंकि अब तुम लोग कैलकुलेशन करना सीख गए। तुम्हें पता है एक NADH2 का मतलब हर्षिसर 3 ATP, एक FADH2 का मतलब हर्षिसर 2 ATP। ये क्या सीधा यूज कर लेंगे? नहीं हर्षिसर, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? हर्षिसर कोशिका द्रव्य में। क्रेग साइकिल कहां होता है? हर्षिसर अधात्री माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, लिंक अभिक्रिया कहां होती है? अधात्री माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, एटीपी कौन बनाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 5। जल कौन बनाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अच्छा, तुम्हें सवाल आता है? अरे सर चेकवाइज बताओ सर, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा भाई साहब, अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बस हो गया तुम्हारा काम। इतना ही तो तुम्हें याद करना है। 8 एटीपी किससे बनती है? ग्लाइकोलाइसिस से। फायदा 6 एटीपी का लिंक अभिक्रिया से, 24 एटीपी का क्रेब्स साइकिल से। टोटल कितनी हो गई? 38 एटीपी हो गई। आंसर आ तो गया। अब इसमें भी कंफ्यूज रहोगे तो बेटा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सुना है ना? बहुत बढ़िया, आ जाओ। NAD से बनने वाले इलेक्ट्रॉन NADH डिहाइड्रोजनेज, मैंने बताया था वो जो डायग्राम बनाया था ना, उस पे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में देखो लिखा हुआ है NADH डिहाइड्रोजनेज, चेक कर लो। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित होता है। मैंने बोला था प्लास्टोक्विनोन की जगह अब यूबिक्विनोन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूक्यू डाल। यूबिक्विनोन तूने अपचयी हो जाता है, अपचयी यूबिक्विनोन H2 में। तो यूबिक्विनोन किस में हो जाता है? यूबिक्विनोन H2 में, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। FADH2 द्वारा प्राप्त करता है, जो सिट्रिक अम्ल से सक्सिनिक ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में डालता है। पूरा का पूरा वही जो आपने इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बना रखा है, पूरा इसी का एक्सप्लेनेशन है। साइटोक्रोम BC1 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की बात होती है। बोलो बात सही है क्या? अब रटो चाहे इस लाइन को, तुम्हारी इच्छा, इस लाइन को रटो या फिर इस लाइन को डायग्राम से जो अपन ने समझाया था लास्ट लेक्चर में उससे समझ लो तो काम हो जाएगा, इस वाले डायग्राम से। अगर आपने ये डायग्राम मेरे साथ साथ पढ़ा है और आपको याद होगा मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर आपका इसी डायग्राम में लगाया, तो अगर आपको ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से याद है तो फिर दोस्तों खेल गए तुम, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, आ जाओ। यहां पर कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम C एक प्रोटीन होता है, मैंने बोला था साइटोक्रोम C लेके जाएगा, याद है? देखो ये रहा साइटोक्रोम C, भूल जाते हो तुम तो। देखो ये रहा साइटोक्रोम C, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से चीजें लेके जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को दे देगा। ठीक है, देखो स्थानांतरण कर रहा है साइटोक्रोम C1। ठीक है, आ जाओ। सब अपनी 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 थ्योरी में है, सब थ्योरी में, बट डायग्राम में है। जो बाह्य सतह से चिपका होता है, इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण किया जाता है, गतिशील वाहक के रूप में कार्य करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के मतलब जैसे A1 A3 आता है, A1 A3 बताया था 3 और 1 4, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की बात हो रही है। अब तुम्हें लिखना है तो तुम खूब लिखते रहो, मगर अगर तुम्हें वो डायग्राम याद है पूरा का पूरा तो तुम सारे क्वेश्चन कर आते हो। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, मैं आपको दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं, अगर आपको 11th भी पढ़नी है तो भी, अगर आपको ड्रॉपर के लिए भी, मतलब आपको नीट का एग्जाम भी क्लियर करना है तो भी, 11th के एग्जाम में भी अगर आप करोगे तो आप डायग्राम बना के आओ और उसी डायग्राम के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करिए और काम हो गया। क्योंकि ये वाली लैंग्वेज तो तुम्हें वैसे भी नहीं याद रहेगी, मगर अपनी डायग्राम की लैंग्वेज पूरी याद रहेगी कि इससे इलेक्ट्रॉन आया यहां पे, इससे इलेक्ट्रॉन आया यहां पे, इसने 4 भेजे, इसने 4 भेजे, इसने 2 भेजे, और जब सारे प्रोटॉन को अंदर लेके एटीपी बना लिया, हो गया ना काम। तो फिर क्यों ही टेंशन लेते हो तुम? बट याद रखना, थ्योरी अगर रटने में, बेटा कई बच्चों की रटने की आदत होती है बेटा, अब ऐसे पढ़ते रहेंगे, उपचय विक्रिया होती है जो वाहक के स्वाद गुजरता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। अटा बेटा बोलते रहो, बेटा बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। याद रखना, एक बच्चा 99% लेके आता है 12th क्लास में, मगर एक बच्चा 80% लेके आता है 12th क्लास में। जिसकी 99% थी उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी 80% थी उसका नीट में सिलेक्शन हो गया। दैट इज इंपॉर्टेंट। रट्टाफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी होता है। रट्टाफिकेशन तो आपको पता है ना, आपको पता भी होगा, मतलब मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा। आप 11th में हो तो आप 10th तक भी बायोलॉजी पढ़ रखे हो, सब पढ़ा है आपने, आपको पता है हमको केवल लिखवाई जाती है बायोलॉजी। और मैंने आपसे पहले भी दिन भी बोली थी, मैंने आपसे कहा था आपके नोट्स में इतने प्रिसाइज रखूंगा दोस्त, आप इतने बढ़िया रखूंगा कि जब आप नीट के एग्जाम में जाएंगे तो आप खुद ये कहेंगे हर्षित सर एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, हम तो नोट्स ही पढ़ के जाएंगे। जितनी एनसीईआरटी पढ़नी है नीट के एग्जाम से पहले पढ़ लेना,
नीट का एग्जाम जब बिल्कुल पास आ जाए, मान लो 2 दिन का टाइम रह जाए, तो उसके बाद तो एनसीईआरटी उठाओगे नहीं, सीधा सीधा अपने नोट्स उठाना बेटा, बल्ले बल्ले साबा साबा, लगभग सब कुछ कर रखा है अपन ने, तो टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो याद रखना, स्मार्ट वर्क वाले जीतते हैं, भेड़ चाल वाला कभी नहीं जीतता। स्मार्ट वर्क करना चालू करो। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में एक वाहक से दूसरे वाहक में जाता है, यानी कि फर्स्ट से फोर्थ तक जाता है, तब वे एटीपी सिंथेज के द्वारा युग्मक होकर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। इतनी बड़ी लाइन में ये बोलना चाह रहा है कवि, कवि बोलना चाह रहा है ये कवि के बेटा व्यंग है, कवि ने यस ये कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाले एटीपी अणुओं की संख्या में दाता पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल, NADH एक अणु ऑक्सीकरण ठोके 3 एटीपी, लो आ गया। मैंने बोला था एक NADH2 इज इक्वल टू 3 एटीपी और एक FADH2 इज इक्वल टू 2 एटीपी। बोलो बात सही है क्या? यही याद रखना है आपको। वैसे एक बताऊं, ये सही डाटा नहीं है, मगर आपकी एनसीईआरटी ने ये लिखा है तो आप यही याद रखोगे। मैं दूसरा डाटा बोलूंगा भी नहीं आपको क्या है, मैं बोलूंगा भी नहीं। जिसको पूछना है वो अलग से पूछ लेना, मैं कमेंट कर दूंगा एक बच्चे को जिसका भी मेरे को पहली बार दिख गया कि सच में क्या है। ठीक है, तो पता लग जाएगा आपको। नहीं तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, मगर वो आपको याद नहीं रखना है। सही पता डाटा क्या होता है? NADH2 के थ्रू कितनी एटीपी मिलती है? 3 ना, सही है 2.5। FADH2 के थ्रू कितनी एटीपी मिलती है? 2 ना, सही है 1.5। मगर याद रखना, अपन को ये याद नहीं रखना है। आप कैलकुलेशन करो पूरी, आपको पता लगेगा सच में कितनी, एक ग्लूकोज के टूटने के बाद कितनी एटीपी निकलती है। इसमें से 0.5 कम कर दो, इसमें से 0.5 कम कर दो, वो सही डाटा आएगा आपके पास। मगर याद रखना, अपनी एनसीईआरटी 3 एटीपी की बात करती है, तो अपन भी हमेशा 3 एटीपी की ही बात करेंगे। ठीक है, एटीपी के 2 अणु बनते हैं, जबकि सांस वाली प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। बिल्कुल, प्रक्रिया में अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका भी होती है। यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हाइड्रोजन को मुक्त करती है। पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में काम करता है। ये वाली लाइन से नीट में क्वेश्चन आया हुआ, नीट डाल देता हूं, अपनी एनसीईआरटी में डाल देना। ये क्या लिखा है? ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। हर्षित सर ये बात समझ में नहीं आई। बेटा डायग्राम में आओ, डायग्राम में आओ, तुम देखो, ये ऑक्सीजन है, दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ऑक्सीजन बोलो क्या है? ऑक्सीजन है अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही। याद रखना, स्टार लगा लेना इस पॉइंट को जितना अच्छे से हो, और अपने नोट्स में भी मेंशन कर लेना कि ऑक्सीजन क्या होता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। देखो मुझे नहीं पता कौन और एनसीईआरटी पढ़ाता है, मगर अपन ने एक एक चीज एनसीईआरटी की बढ़िया से पढ़ी है। आ जाओ, जहां प्रोटॉन की प्रवणता, प्रोटॉन कहां से जाएगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो पहले तो जो ऊर्जा थी उसके द्वारा प्रोटॉन को बाहर भेज दिया, फिर जब प्रोटॉन की सांद्रता ज्यादा हो गई भारी और आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में, तो उसको फिर से अधात्री में लेके आए रिश्वत की फॉर्म में। तो पता है तुम्हें वो क्या हुआ था? एटीपी बन गई थी। ठीक है, तथा इसका फॉस्फोरिलीकरण के लिए होता है। इस फॉस्फोरिलीकरण के द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन होती है, वह ऊर्जा की आपूर्ति पूरी होती है। फलस्वरूप इस क्रिया को ऑक्सीकरण फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन के द्वारा फॉस्फेट का अणु जुड़ता है। जुड़ेगा मतलब एडीपी के साथ आईपी जुड़ के एटीपी बनाता है। बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे। झिल्ली में, अब देखो ये वाला डायग्राम आपके बारे में, इस डायग्राम के बारे में बता रखा है जो F1 पार्टिकल है। ये वाला डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहीं पे ही आपको समझा दिया। ये रहा, एडीपी आईपी के साथ एटीपी, एटीपी सिंथेज एंजाइम F1 और F0, तो मैंने यहीं पे ही समझा दिया, इसलिए मैंने आपको अलग से डायग्राम नहीं बनाया। तो आ जाओ जरा, एनसीईआरटी क्या लाइन बोलती है उसके बारे में देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। झिल्ली से जुड़े एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, जिसके पिछले अध्याय में रसोपरासरणी परिकल्पना, ये हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में। तो अभी रुक जाना, प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर ये प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे अपन क्या होता है। छोड़ो, ठीक है, छोड़ो। जैसा कि पहले ही वर्णित किया है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेज, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होगा, उसकी सहायता से एटीपी के संश्लेषण में होता है। यह कॉम्प्लेक्स 5 दो घटक में F0 और F1 में होता है। इसमें जो है, जो 0 की तरह होता है वो 1 होता है। जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जहां पे अकार्बनिक फॉस्फेट यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसके साथ? एडीपी के साथ जुड़ के क्या बनाती है? एटीपी का निर्माण करती है। ठीक है, निर्माण करती है। वैद्युत रसायन के प्रोटॉन के फलस्वरूप 4 प्रोटॉन आयन अंतर झिल्ली से आवश्यक होके F0 में होके अधात्री की ओर गति करता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। अब आप बोलोगे हर्षित यहाँ पे तो 2 प्रोटॉन है,
बेटा डायग्राम इन्होंने चेंज कर नहीं किया मगर थ्योरी चेंज कर दी, तो आप याद रखना, आप यहाँ पे 2 प्रोटॉन याद रखोगे, सॉरी 4 प्रोटॉन। यानी कि अगर आपसे नीट के एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है कि एक एटीपी के निर्माण के लिए यहां से कितने प्रोटॉन जाते हैं, कितने की रिश्वत लेता है, बेटा जो होता है ना बाबू होता है, बाबू वो रिश्वत मांगता है, कह रहा अच्छा तेरे को मेरे को साइन चाहिए, कह रहा हाँ भाई साहब मेरे को आपके साइन चाहिए, कह रहा इसमें लगेंगे 500 रुपए, 500 उसकी रिश्वत है। मगर सपोज करो अगर कोई बड़ा अफसर है, बड़ा मंत्री है, तो 500 रुपए की रिश्वत लेगा क्या? नहीं, उसका रिश्वत का तरीका अलग है। तो बेटा छोटा मंत्री है, ये कहेगा मुझे तो 4 प्रोटॉन दे दोगे, मैं एक एटीपी बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 प्रोटॉन इन, एक एटीपी आउट। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? ये अपन ने पढ़ा था अभी तक लगभग सारा का सारा, और मेरे ख्याल से लगभग सारे के सारे बालकों को यहां तक वाली बात अपनी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हो गई पक्का? अब आ जाओ बेटा, अब एग्जैक्टली अपन लोग जो देखना चाह रहे हैं ना, वो है श्वसन का संतुलन चार्ट। आज तो अपने कुछ पढ़ा ही नहीं, यानी कि बैलेंस शीट आज तो पढ़ने लगेंगे अब अपन, अभी तक तो पढ़ा ही नहीं। वैसे आज वाली चीज में कुछ है ही नहीं, ये चार्ट है बेटा, चार्ट। टैफोट टमाटर है ये, टैफोट टमाटर, लाल टमाटर। आओ मेरी लाल, करते हैं कुछ कमाल। आओ बेटा आओ, देखो अब ध्यान से सुन लेना। आपने एक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसका नाम था ग्लाइकोलाइसिस, और बताना जरूर कि मजा आया नहीं आया। अब तो आप लोग सब खेल रहे हो, एटीपी कैसे बनती है सबको पता होगा। अच्छा सर बिल्कुल सही है, हमको पता है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें कितनी एटीपी का निर्माण हो रहा है, डायरेक्टली कितनी एटीपी का निर्माण हो रहा है? तो आप बोलोगे हर्षित सर जो यहाँ पे एटीपी का निर्माण हो रहा है वो तो हर्षित सर 4 एटीपी है। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे कितनी एटीपी का उपयोग हुआ? तो आप बोलोगे हर्षित सर जो एटीपी का उपयोग हुआ, आपके पास डायग्राम है, डायग्राम देख लो ग्लाइकोलाइसिस का। हर्षित सर वो 2 एटीपी हुआ। बोलो बात सही है। यहां पे कितने NADH2 का फॉर्मेशन हुआ? NADH2 का निर्माण, तो कितने NADH2 का निर्माण हुआ? हर सर यहां पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 NADH2 का 3 NADH2 का निर्माण हुआ। कितने का? 3 का 2 का? 2 का हुआ था ना, हाँ 2। एक NADH2 में कितनी एटीपी? 3 एटीपी। तो 2 NADH2 में कितनी एटीपी? 6 एटीपी। बोलो बात सही है। अब सीधी सी बात है, आपको देखो यहाँ पे 6 एटीपी, तो ये हो गई 6, ये हो गई, मगर आपको माइनस कितनी करनी पड़ेगी? 2 एटीपी, क्योंकि ये आपने उपयोग किया है, ये 2 तो निर्माण हुआ है। देखो ये भी निर्माण है, ये भी निर्माण है, तो कितना आ गया? ये आ गया टोटल 10 - 2 = 8 एटीपी। यानी कि नीट के एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि टोटल कितनी एटीपी का फायदा होता है ग्लाइकोलाइसिस से, तो बेटा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है? क्या पहला पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है कि ग्लाइकोलाइसिस से हमें कितनी एटीपी का निर्माण हो गया? आप कहोगे अच्छा सर ग्लाइकोलाइसिस से हमें 8 एटीपी मिल गई। अगली बोलो कौन सी अभिक्रिया थी? हर्षित सर अगली अभिक्रिया थी लिंक अभिक्रिया। लिंक अभिक्रिया में क्या सीधी कोई एटीपी का निर्माण हुआ था? नहीं हर्षित सर, सीधी एटीपी का निर्माण तो नहीं हुआ था, एटीपी निर्माण 0। मगर यहाँ पे कितने NADH2 का निर्माण हुआ था? तो आप बोलोगे हर्षित सर यहाँ पे जो NADH2 बनी थी वो बनी थी कितनी? 2 NADH2, क्योंकि 2 पायरुविक अम्ल थे। ठीक है, एक NADH2 में कितनी एटीपी? 3 एटीपी, तो 2 में कितने? 6 एटीपी। तभी हमने बोला था लिंक अभिक्रिया के दौरान कितनी एटीपी का फायदा? आपने बोला था 6 एटीपी का फायदा हो गया, प्रॉफिट। बताओ क्या बात सही है क्या? हाँ, अगला चलते हैं। तीसरा हर्षित सर क्रेब्स चक्र। बोलो बात सही। अब क्रेब्स चक्र में 3 चीजें थी, क्या क्या? क्रेब्स चक्र में एटीपी तो बनी नहीं थी, हाँ। NADH2 बना था, बिल्कुल। FADH2 बना था, बिल्कुल। और GTP बना था, बिल्कुल। यही देख लो जरा, 3 चीज बनी थी क्या? पक्का देख लो, 100%।
अगर देखोगे तो कितने NADH2 बने थे? 6 NADH2। एक NADH2 में कितनी, और ये कितने बने थे FeDH2? 2। GTP कितनी भी बनी थी? 2। आपको साइकिल में तो ये सारी की सारी चीज इससे आधी दिखेगी। क्यों? क्योंकि 2 बार चक्कर घुमाने हैं, क्योंकि आपके पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बने थे। बहुत बढ़िया, इसमें कर दो जरा। एक NADH2 में कितनी ATP? 3 ATP। ये तो रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से। यहां पे कितनी ATP? 2 ATP। यहां पे कितनी ATP? 1 ATP। कितनी आ गई? 18 ATP यहां से, 4 ATP यहां से, और 2 ATP यहां से। मैंने बोला था टोटल फायदा कितनी ATP का होगा? आपने कहा था हर्षित सर 24 ATP का फायदा हो गया। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100%। टोटल कुल फायदा कितना हुआ? यहां पे लिख देता हूं, कुल फायदा एक ग्लूकोज अणु से। बताओ, 8, 6 और 24 टोटल कर लेना। 8 + 6 + 24, तो 24 और 6 कितने हो गए? 30 हो गए ना। 30 और कितने हो गए? 38 ATP। टोटल कितने ATP का फायदा हो गया? आप बोलोगे 38 ATP। शुद्ध मुनाफा है ये, शुद्ध मुनाफा, शुद्ध मुनाफा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने अभी भी कुछ नया नहीं पढ़ाया, आज तक जितना भी पढ़ाया है बस उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। और याद रखना, वैसे तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी, मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि हर्षित सर नई दिक्कत आ गई, हर्षित सर दिक्कत आ गई, तो जिस दिन अपन लाइव में आएंगे उस दिन इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे क्या दिक्कत आ रही है। बट आपको मेरे साथ साथ एक बार तो देखो, देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर तो करना ही पड़ेगा अभी। और कॉन्सेप्ट दोस्तों याद रखना बड़े ही आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते कॉन्सेप्ट कभी भी करना। कॉन्सेप्ट बड़े आसान होते हैं, रटना मुश्किल होता है। रटा नहीं जाता चीजें, मगर याद तो आसानी से हो जाती है। बोलो बात सही है क्या? पक्का? कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं? यही बेटा श्वसन का संतुलन चार्ट है। अब एनसीईआरटी क्या बोलते हैं? जो अपन ने अभी तक पढ़ लिया वही सारी चीजें एनसीईआरटी ने यहां पे कंक्लूड करके बता दिया, आपको निचोड़ दे दिया उसका। क्या निचोड़ है जरा देखो। प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज के अणु के बनने के बाद शुद्ध एटीपी की गणना करना अब संभव हो गया है, ठीक है। मगर वास्तविक रूप में यह एक सैद्धांतिक प्रयास ही है। यह निश्चित कल्पनाओं के आधार पर कर सकते हैं। कैसे? यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पथ है। इसका मतलब पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक अभिक्रिया, फिर क्रेब्स चक्र, फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र। सुगणित है। बहुत बढ़िया हर्षित सर, मजा ही आ गया। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे, जिसमें क्रियाधार दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है। बिल्कुल, ग्लूकोज से पायरुवेक अम्ल बना था, पायरुवेक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम में बना, तो आपके पास सारी की सारी चीजें बन गई थी। ठीक है, तो आपके पास ग्लूकोज से क्या बना था? ग्लूकोज से बना था पायरुवेक अम्ल, पायरुवेक अम्ल से क्या बना आपके पास? एसिटाइल कोएंजाइम में। तो सारी की सारी चीजें बन रही है आपके पास, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जिसमें ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होकर टीसीएस चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र एक के बाद एक आती है। बस भाई साहब एक चीज खा गए, ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक चीज खा गए जिसका नाम था लिंक अभिक्रिया। ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होकर टीसीएस से पहले क्या आएगी? लिंक अभिक्रिया। इसको भूल गए भाई साहब, क्योंकि आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस से के सीधा बाद क्रेब्स चक्र नहीं चालू होता। ग्लाइकोलाइसिस के बाद पहले लिंक अभिक्रिया होगी, फिर क्रेब्स चक्र होगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में संश्लेषित NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। बिल्कुल, मैंने बताया भी था अगर आपको याद हो तो। मैंने जब आपको शुरू में एक डायग्राम बनाया था तो मैंने बोल रहा था कि ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस। इससे जो NADH2 बना था वो देखो कहां पे आ गया था? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र तो यही है, मुद्रा स्थानांतरण तो यहीं पे ही होगा। बिल्कुल सही बात है हर्षित सर, क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो मैं लिटरली बोल रहा हूं, तुम मत पढ़ो चाहे थ्योरी भाई, अपने डायग्राम अगर आपको याद है, मेरी क्लास का अगर एक एक पॉइंट जो मैंने आपसे बोला अगर आपको याद है तो आपको कोई एनसीईआरटी की फिर जरूरत नहीं है। यहां पे फास्फोरिलीकरण होगा, एटीपी का निर्माण करना ही फास्फोरिलीकरण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पथ में कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण में उपयोग में नहीं आते। बिल्कुल सही बात है, कोई भी मध्यवर्ती ऐसा नहीं जो दूसरे यौगिक के निर्माण में आते, काम में आते हैं। सबका अलग अलग कार्य है, सही बात। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार किसी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं कर सकता। यह मैं बताऊंगा अभी।
अभी एक चक्र पढ़ाने वाला हूं तुमको एम्फीबॉलिक पाथवे। वो क्या होता है, उसके बाद ये वाली लाइन अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि आना है तो बेटा लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जैसे तुमने देखा, जैसे मैं एक दिन ऐसा खड़ा हुआ था लाइन में, तो एक लड़की आई, यूं क्या एक्सक्यूज मी, मैंने कहा हाँ मैं लगूंगी। अरे मैंने कहा मैं पागल हूं, मैं क्या लगूं, मैं पागल हूं? तो बेटा अब यही बात होती है। अच्छा उस दिन तो बात भी अलग हुई, मैं ऐसे खड़ा हुआ था, लड़की ने बोला थोड़ा सा एक्सक्यूज मी, बेटा मैं ऐसे खड़ा था, मैं ऐसे हो गया। तो कहते एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैंने कहा यस। थोड़ा सा एक्सक्यूज मी बोला नहीं आपसे? तो मैंने कहा थोड़ा तो इतना ही होता है, थोड़ा तो इतना ही होता है। यूं बोलना हट जाओ, तो ये लो आप मर जाएंगे। अब थोड़ा सा हट जाओ बेटा, कोई ऐसे तो यूं खड़े हो तुम और कहोगे भाई साहब थोड़ा सा हट जाना, भाई साहब थोड़ा सा और हट जाओ। अब वो बोले हट जाओ तो बेटा हट जाओ ना। जैसे कई तुम्हारे दोस्त नहीं बोलते, तुम्हारे दोस्त कई बार बोलते होंगे अरे भाई कहाँ है, अरे कहीं नहीं यार थोड़ा सा बाहर आया था। भाई थोड़ा क्या बाहर आया नालायक, बाहर तो पूरा ही आया होगा तू। ये थोड़ा बाहर क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा बाहर आया था, थोड़ा सा, थोड़ा सा बेटा कोई बाहर नहीं आएगा, पूरे ही बाहर जाओगे। कई बार बोल देते अपन फोन करके, हाँ भाई कहाँ पर है, कुछ नहीं यार घर से थोड़ा सा बाहर आया था। भाई थोड़ा सा बाहर नहीं, पूरा ही बाहर आया। चादर है क्या जो पैर बाहर आ रहा है छोटा सा, अरे पूरा ही बाहर आएगा तू। आ जाओ भाई, ठीक है आ जाओ। हालांकि ये कल्पना में, सजीव में, वास्तविक में तर्कसंगत नहीं होती। पथ में एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कई कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार की आवश्यकता होती है, अंदर बाहर जा सकते हैं। इसके अनुसार एटीपी का उपयोग भी हो सकता है। एंजाइम की क्रियाधार की दर को अनेक विधियों के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। वैसे पूरा का पूरा एंजाइम ही होगा, यानी कि पूरा प्रोसेस में आपको एंजाइम ही काम आया है, सही बात है। इसमें उपयोगी है। सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण की दक्षता सराहनीय है। अतः ऑक्सीजन के द्वारा एक ग्लूकोज के अणु से एटीपी के 36 अणुओं की शुद्ध प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों याद रखना, इसमें 38 कर लेना, 38 अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। वैसे आप कहोगे तो आपको मैं 36 भी बताऊंगा, आपको मैं 32 भी बताऊंगा। 36 भी आते हैं, वैसे 32 भी आते हैं। वैसे सही आंसर तो 32 एटीपी है, मगर अपन तो बेटा 38 एटीपी की तरफ चलेंगे। अपन अब 38 एटीपी निकाल रहे थे, 38 कर लेना। किण्वन भी जानते हो, किण्वन, किण्वन जानते हो जो हमने पढ़ा था, वो हमने लैक्टिक एसिड बनाया था, याद है, इथेनॉल बनाया था। तो किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जबकि ऑक्सीजन में पूर्ण विघटन होता है। बिल्कुल, किण्वन में तो केवल थोड़ा सा टूटता है। अब जो चीज केवल थोड़ी सी टूटेगी उससे ऊर्जा भी कम आएगी, जो ज्यादा टूटेगी ऊर्जा ज्यादा आएगी। बिल्कुल, तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, बता दिया था मैंने आपको, ये तो प्रोसेस में भी है। किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल बनते हैं। इसके द्वारा 2 शुद्ध अणुओं की प्राप्ति होती है। मैंने बोला था बाकी 8 तो वहीं गुज जाते हैं, 6 तो वहीं गुज जाते हैं, 2 शुद्ध अणुओं की प्राप्ति होती है। लिखाया हुआ है तुमको तुम्हारे नोट्स में, किण्वन चेक करो, पूरा लिखवाया बेटा। ये तो लाइन लिख रहा है, अपन ने बताया कि क्यों मन निकल रहे हैं यहाँ पे 2 एटीपी। जब ऑक्सीकृत में बहुत अभिशय एटीपी बनते हैं, बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस में देखो 38 एटीपी तक बना दी तुमने पूरे के पूरे प्रोसेस से ऑक्सीजन में। मतलब एक तुमने देखा है कई बार कोई दारू पी के आता है, वो यूं चलता है, ऐसे चलता है बेटा, मगर एक बात बताऊं, उसको ताकत नहीं आती है ऐसे कि वो ऐसे चल रहा है। वो तो शरीर की जो होती है ना, वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन वगैरह, नर्वस सिस्टम वगैरह होता है, उसके ऊपर असर पड़ जाता है। तो बेटा बाहुबली बन जाता है। वो कहता है ये लो उठा दिया मैंने, फेंक सकता हूँ किसी को, वो कभी है बेटा। किण्वन में NADH2 और ऑक्सीकरण में मंद होता है, जबकि ऑक्सीजन में यह अभिक्रिया तीव्र होती है। बेटा किण्वन के द्वारा ऊर्जा कमी मिलती है, ठीक है, ये वाली बात ही आपको याद रखनी है। चलें आगे। अब बेटा एक चक्र है जिसे हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे, यही है ना, हाँ। एक है जिसे हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पथ। आ जाओ जरा, एम्फीबॉलिक पथ, इसे हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है भाई, आ जाओ, आओ जरा। आपको एक अभिक्रिया तो पता है जिसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। उपचय और अपचय सुना है ना, बस ध्यान से सुन लेना, एनसीईआरटी की लाइन को फिर अपन हवा हवाई कर देंगे। एनाबॉलिज्म का मतलब ही होता है जोड़ना, लो नीचे लिख देता हूं। और एक आपको अभिक्रिया पता है जिसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना। यानी हर्षित सर हम तो समझे नहीं इसका मतलब। बेटा लो अपने पास डायग्राम है, काहे टेंशन लेते हो तुम, अपन डायग्राम से बात करेंगे। देखो पहले क्या करना, जोड़ना, न न डायग्राम देख लेना जरा, डायग्राम में मजा आ जाना चाहिए तुम्हें, बस तुम बस डायग्राम में मेरे बल्ले बल्ले कर देना बस कि हर्षित सर डायग्राम में मजा आ गया आपके। तो न
ने, बहुत बढ़िया। एरो बनाना है, एरो, एरो बनाना है, एरो। बता देना समझ में आया क्या? ये कर दो प्लस, ये कर दो प्लस। जब आप किन्हीं दो चीजों को, ये है ए, ये है बी, आपने बन दिया ए बी। ये है ए बी, ये बन गया ए और बी। जब आप कभी भी, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप ए और बी को तोड़ोगे तो बेटा कैटाबॉलिज्म, कैटा में मतलब यार है कट। जब आप किन्हीं दो चीजों को जोड़ोगे तो क्या होगा? एनाबॉलिज्म। बोलो बात सही है क्या? आप कह सकते हो हर्षित सर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दो पाथवे होते हैं एम्फीबॉलिक पाथ, ये दो चक्र होते हैं एम्फीबॉलिक के, यानी कि चीजें टूटती भी है और चीजें बनती भी है। याद रखना एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ नया बनाना, कुछ नया निर्माण, जबकि कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े अणु होते हैं ना, वृहद अणु, जिसे हम बड़े अणु बोलते हैं, या जो वृहद अणु होते हैं को तोड़ना। तो बड़े बड़े अणु को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? कोई भी दिक्कत है? अब मेरी एक बात सुनो, आपने श्वसन पढ़ा है? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। श्वसन के अंदर आपने ये वाली बात ध्यान दी है कि श्वसन के अंदर हम पहले खाने को तोड़ते हैं। बिल्कुल सर बात है, खाने को तोड़े हैं। फिर आपको पता है अपने एटीपी के साथ फॉस्फेट जोड़ के एटीपी बनाई है। बिल्कुल बनाई है। तो क्या श्वसन के अंदर दोनों के दोनों पाथवे हो रहे हैं? ध्यान से सुनना। क्या श्वसन के अंदर चीजें टूट भी रही है? हाँ सर टूट रही है, खाना टूट रहा है सर श्वसन के अंदर। बिल्कुल। क्या श्वसन के अंदर कुछ चीज जुड़ भी रही है? हाँ सर एटीपी एटीपी बन रही है सर, जुड़ रही है। बिल्कुल सही है। अब सुनो, देखा जाए तो जो श्वसन होता है वो एम्फीपोलिक पाथवे होता है, मगर बायोलॉजी ये कहती है कि श्वसन में बेसिकली कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। कैटाबॉलिक का मतलब चीजें टूट रही है, यहां पे वही श्वसन है। तो हम इसको नॉर्मली साधारण रूप से कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। वैसे तो देखो ये एम्फीबॉलिक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों ही पाथवे होना चाहिए। मतलब अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं कि ये एक ऐसा पाथवे होना चाहिए जिसके अंदर दोनों के दोनों काम हो रहे हैं। दोनों काम का मतलब चीजें बन भी रही है, चीजें टूट भी रही है। देखा जाए तो ये एम्फीबॉलिक मतलब मिला जुला मेटाबॉलिक पाथवे होना चाहिए, मगर हम बायोलॉजी के अंदर ये बात नहीं बोलते। हम बायोलॉजी में एक बात बोलते हैं कि साधारण रूप से या सामान्यतया श्वसन को कैटाबॉलिक पथ कहा जाता है। बताओ बात सही है क्या? यानी कि आप इसको एम्फीबॉलिक नहीं, आप ये नहीं कहोगे मेटाबॉलिक है, दोनों हो रहे हैं। नॉर्मल रूप में हम कह रहे हैं कि हम खाना तोड़ रहे हैं, तभी तो ये सारी बात हो रही है। तो ये कौन सा पाथवे है? ये है कैटाबॉलिक पाथवे। बोलो बात सही है। अब दोस्तों कुछ कुछ बातें तो देखो आपने पढ़ ली है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे से। कुछ कुछ बातों का मतलब क्या है, आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। देखो अब देखता हूं तुम्हारी पता लग जाएगा कि तुमको कितना समझ में आया है। आपको पूरा पूरा याद होगा कि सबसे पहले हमारे पास था कार्बोहाइड्रेट। सर बिल्कुल सही बात है, हमारे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं। सबसे पहले था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल जबरदस्त बात। कार्बोहाइड्रेट से मैंने बना दिया था एक प्रोसेस जिसका नाम था ग्लाइकोलाइसिस। अरे यार, और इसमें भी दो काम हुए थे। डीएचएपी भी बना था, याद है, धप से गिरा पागल, और पीजीएल भी बना था। ऐसा ही था, ठीक है सर। इसके द्वारा जब पूरी अभिक्रिया हुई थी तो बना था पायरुवेक अम्ल। यही प्रोसेस तो था जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। सही बात है। अब
ये जो पायरुविक अम्ल है इसके बाद हुई थी लिंक अभिक्रिया, और लिंक अभिक्रिया के द्वारा बना था एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है सर। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से बाद में एक चक्र आया था जिसका नाम था क्रेब्स चक्र। जिसमें अगर याद है तो CO2 भी निकली थी, पानी भी निकला था, CO2 भी निकली थी, सब काम हुए थे। बोलो बात सही है। ये ना तब की कंडीशन है जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट। मगर दोस्तों बायोलॉजी ये कहती है कि केवल कार्बोहाइड्रेट से काम थोड़ी चल रहा है। हो सकता है कि कोशिका के पास कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, कोशिका के पास तो वसा हो। वसा का मतलब क्या हो? फैट हो। आखिर तब क्या होगा? सर एक नया प्रोसेस, ना मुन्ना ना, नया प्रोसेस पढ़ाऊंगा ही नहीं, सीधी सी बात बोलूंगा, सीधी बात, नो बकवास। या फिर आपके पास क्या हो सकता है? आप कहोगे हर्षित सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सर प्रोटीन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। बताओ, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? कोई भी दिक्कत किसी को भी यहां तक? सबसे पहले अगर आपके पास वसा है तो ये टूटेगा वसीय अम्ल में, यानी कि फैटी एसिड में। बोलो बात सही। साथ साथ इससे बनेगा ग्लिसरॉल। बताओ, ये वाला पॉइंट अगर क्लियर है तो अपन आगे चल सकते हैं। सही बात है, चले अपन आगे। ठीक है। अब जब आपने ये दोनों चीजें बना ली, हाँ सर बना ली बिल्कुल, तो अब क्या होगा? तो बेटा आगे का सारा प्रोसेस अब यहां से एंट्री ले लेगा। DHAP से PGL, उसके बाद पायरुविक अम्ल, उसके बाद लिंक अभिक्रिया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सब कुछ सेम टू सेम होगा। अच्छा, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो। यानी कि कंडीशन नंबर बी भी क्लियर हो गई। मगर क्या होगा कंडीशन नंबर सी में? आगे अगर आपके पास प्रोटीन है तो क्या होगा? तो बेटा शरीर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है प्रोटीएज। ये प्रोटीएज शरीर को, मतलब प्रोटीन को तोड़ देगा अमीनो अम्ल में। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? और यही अमीनो अम्ल अब आगे जाके जिस अभिक्रिया में एंटर लेगा वो किस में होगा? वो होगा पायरुविक अम्ल में। उसके बाद पायरुविक अम्ल के बाद लिंक अभिक्रिया, लिंक अभिक्रिया के बाद एसिटाइल कोएंजाइम, फिर क्रेब्स चक्र, एज इट इज सेम टू सेम। बायोलॉजी अपन से ये कहती है कि आपकी शरीर सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट को ही चुनता है, जो अपन ने पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ा। मगर कोई अगर ये बोल देता है कि भैया नहीं, हम तो केवल कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं करेंगे, हम तो किसी और पाथवे की भी बात करेंगे, तो एम्फीबॉलिक पाथवे के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं किस चीज को? कि अगर हमारे पास फैट है, वसा है, तो क्या प्रोसेस होगा? तो फैट सबसे पहले ऐसे बदलेगा, इसके बाद सारा के सारे अभिक्रिया DHAP सब सेम टू सेम हो जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद अगर प्रोटीन होगा तो अमीनो अम्ल बनेगा, सारी अभिक्रिया सेम टू सेम। इसका हर्षित सर आपके कहने का मतलब है कि जब प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलेगा तो अमीनो अम्ल से DHAP नहीं बनेगा? नहीं, अमीनो अम्ल सीधा इसमें बदलेगा, DHAP आएगा ही नहीं प्रोसेस के बीच में। जब प्रोटीन होगा तो जब फैट होगा तो ये वाला प्रोसेस है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अच्छे से। ज्यादा बिल्कुल भी बड़ा लेक्चर नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं ज्यादा बड़ा लेक्चर रखूंगा आप बोर हो जाओगे, और ज्यादा बड़ा लेक्चर होना भी नहीं चाहिए। लेक्चर ऐसा हो जिसमें मजा आ जाए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अपने दिमाग में सारे के सारे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। और मेरे ख्याल से मेरे सारे दोस्तों को मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब तो बच्चों वाली चीजें हैं। जब तूने पूरा ग्लाइकोलाइसिस, पूरा क्रेब्स चक्र, ये सब कुछ निपटा लिया, तो अब तो ये एम्फीबॉलिक तुम्हारा क्या ही उखाड़ेगा, क्या ही करेगा ये एम्फीबॉलिक पाथवे। देखो ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। वसा, हाँ देखो, वसा से क्या बन गया? डीऑक्सी हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, यानी कि क्या बन गया? DHAP। बोलो बात सही। और वसा जो अम्ल होगा, जो ग्लिसरॉल होगा, वो तो किसमें? डीऑक्सी हाइड्रोक्सीटोन फास्फेट में बदल हो गया। और जो वसा है वो किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम में। ये डायग्राम में थोड़ा सा बदल देता हूं मैं, थोड़ा सा बस डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। आ जाओ जरा, डायग्राम में मॉडिफिकेशन कहां से? ये हो गया ना, ये ठीक है। तो ये तो वसी अम्ल कर दो, ठीक है।
ये ग्लिसरॉल कर दो। अब एनसीईआरटी बोलती है कि जो ग्लिसरॉल है वो तो देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। एनसीईआरटी बोलती है जो ग्लिसरॉल है वो तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे। ठीक है जी, हम भी वैसे ही चलते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप और बड़ा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। जो ग्लिसरॉल है वो तो बदल जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ये रहा, लो ले जाओ एरो। अब क्लियर है। और जो वसी अम्ल है इससे सीधा का सीधा एसिटाइल कोएंजाइम है। बस इतनी सी बात याद रखें। दोनों को अलग अलग कर दिया क्योंकि एनसीईआरटी में भी अलग अलग था। वसी अम्ल को सीधा एसिटाइल कोएंजाइम में, अमीनो अम्ल सीधा पायरुविक अम्ल में, वो तो अपना सही है बिल्कुल। अमीनो अम्ल सीधा पायरुविक अम्ल में, बस ये चीजें याद रखनी है। सही बात है। आ जाओ जरा आगे देख लेते हैं अब जरा एनसीईआरटी अपन से क्या बोलते हैं। एनसीईआरटी की बेटा लाइन पढ़नी जरूरी है। आ जाओ। सांस के लिए ग्लूकोज तो ठीक है, मगर इसके अलावा और भी चीजें ग्लूकोज पर परिवर्तित हो जाते हैं। बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार भी सांस में उपयोग किए जा सकते हैं। पहले मैं बताया भी था, फैट भी चाह सकते हो आप, प्रोटीन भी चाह सकते हो आप, ऑर्गेनिक एसिड भी चाह सकते हो, ऑर्गेनिक अम्ल भी चाह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किंतु जब वे सांस लेने के पहले चरण में उपयोग में नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा सीधी सी बात है, आपका शरीर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही चुनता है। रीजन आपको बता देता हूं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा कम लगती है और उससे ऊर्जा ज्यादा निकलती है। बिजनेस बेटा वही फायदेमंद है जिसमें पैसा कम लगे और बेटा मनी मनी आए। बिजनेस वो नुकसानदायक है। सोचो, तुमने 10 रुपए लगाए और तुमको 2,000 रुपए मिल गए, वो बिजनेस अच्छा है या तुमने 2,000 रुपए लगाए फिर तुम्हें 2,000 रुपए मिल रहे हैं। तो बेटा फायदा उस बिजनेस में है जिसमें कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा मिले। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में ऊर्जा कम लगती है और उससे ऊर्जा ज्यादा निकलती है। इसलिए आपकी कोशिका के लिए सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत कौन सा माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तुम याद करना, जब मैंने तुमको ये चैप्टर चालू किया था तो मैंने तुमसे एक बात बोली थी। मैंने कहा तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा भी होते हैं या घर में जब आते हो खेल खाल के लड़कों, तुमसे बात कर रहा हूँ, गर्ल्स तो मेरे ख्याल से बहुत सिंसियर होती है। लड़कों तुम बता देना कभी ऐसा हुआ है तो, लड़कियों के साथ भी अगर कभी हुआ है तो नीचे अपने प्लीज कमेंट शेयर करें। कभी ऐसा हुआ है कि तुम आए बाहर से खेल खाल के गए, मम्मी मैं आ गया, और बेटा मम्मी पापा तैयारी बेटा तुम्हारी फिटनेस बनाने के लिए। एक तो वो कंडीशन, तब तो बेटा तुम्हें एनर्जी अलग तरीके की मिलेगी। क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया हो सकती है, रैप्टे रैप्टे चलेंगे तुम्हारे गाल पे, यूं कहोगे अरे पापा बस, पीछे से मम्मी हो जाए, अबे तेरी तो ऐसी तैसी हट। तो बेटा चल रहा है काम, बीच में पता लगे चाचा हो रहा है, चाचा ने भी लपेट दिया तुम्हें। भाई आया, भाई कह रहा पापा एक मैं भी, पापा कह रहे हाँ तू भी आ जा ले चल। तो बेटा सबका काम चल रहा है। मगर आपको पता होगा, आपको पता होगा कई बार कंडीशन ऐसी भी होगी, थकार क्या है, मम्मी ने कहा ओ मेरी लौला आ गया, ले बेटा तेरे को ग्लूकॉन डी का ग्लूकोज का पानी पिला देती हूँ। और ग्लूकोज का पानी आपको पता है, ग्लूकोज सबसे अच्छा एनर्जी सोर्स। ये शरीर में गया, ये टूटा, ये ऊर्जा बन रही है भाई साहब फर्स्ट क्लास। तो बेटा मजे ही मजे हैं। तो ग्लूकोज आपके शरीर के लिए, कोशिका के लिए सबसे बढ़िया एनर्जी सोर्स माना जाता है। ठीक है, 12.6 में भी देखिए विभिन्न प्रकार के क्रियाधार में श्वसन में उपयोग करते हैं, जो अभी पेपर ने अपने एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ा उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वजह सबसे पहले ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में विघटित होती है। वसी अम्ल उपयोग में आता है तो पहले एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। बिल्कुल, ग्लिसरॉल पहले पीजीएल और डीएचएपी, तो डीएचएपी या पीजीएल किसी में भी बदल लो क्योंकि दोनों आपस में बदल सकते हैं। उसके बाद पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीन प्रोटीज एंजाइम द्वारा विघटित होकर अमीनो अम्ल बनाता है। अमीनो अम्ल सीधा का सीधा अपनी संरचना में क्रेब्स चक्र के अंदर चले जाता है विअमीनीकरण के द्वारा, यानी कि अमीनो अम्ल हट जाएंगे, यानी कि कहां जाएगा वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में। याद रखना, एसिटाइल कोएंजाइम में। डायग्राम जो बोल रहा है दोस्तों वही अपन चलेंगे। ये देखो, अमीनो अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम ए में दोनों। सही बात है। इसे हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। आगे चले, लास्ट और फाइनल टॉपिक आज का, बस ज्यादा नहीं, इसका नाम है श्वसन गुणांक। इसको बोलते हैं सांस गुणांक भी बोलते हैं। श्वसन गुणांक की करो, इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। चलो भाई, बेटा बायोलॉजी में रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या बोला जाता है? बायोलॉजी में रेस्पिरेटरी क्वोशेंट को एक शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है जिसका नाम होता है आरक्यू। तो आरक्यू का मतलब ही रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है। आरक्यू का मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कितनी तो CO2 पैदा हुई, उत्पन्न
हुई CO2 का आयतन, तो बेटा इसमें दो चीजें हैं कि कितनी तो CO2 पैदा हुई, ठीक है, और साथ साथ इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन का उपयोग किया गया, उपयोग ली गई ऑक्सीजन का आयतन या ऑक्सीजन की मात्रा, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बात सही है। अगर आपको याद है तो आपने ग्लाइकोलाइसिस की पूरी अभिक्रिया पढ़ी थी तो आपने यही पढ़ा था, देखो 6C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन लगा दी इज इक्वल टू 6CO2, ठीक है, प्लस 6H2, यही आया था, प्लस क्या बन गई थी ऊर्जा, यही पढ़ी थी आपने, यही पढ़ा ना। उस तरह से चलेंगे प्रकाश संश्लेषण, इस तरह से चलेंगे तो श्वसन हो गया, यानी कि आपके शरीर में ग्लूकोज है, आपने सांस लेके अंदर ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितनी CO2 बनी, हर सर 6 CO2 बनी है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से सुनना, यानी कि RQ किसका चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो क्या मैं कार्बोहाइड्रेट के लिए ये बोल सकता हूं कि 6 CO2 तो बनी, सर बिल्कुल सही बात है, 6 C ऑक्सीजन का उपयोग लिया गया, बिल्कुल सही बात है, फार्मूला देख लेना, अगर बेटा इतना आता है तो 6 एकम 6 होता है बेटा, 6 एकम 6 बराबर क्या होता है 1, यानी कि अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना है तो आपका आंसर 1 आएगा। यही पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो, कि यहां पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, वो क्या, कि कार्बोहाइड्रेट, कोई दिक्कत ही नहीं है, का श्वसन गुणांक। अगर आपको सारी इक्वेशन याद नहीं करनी है, बस यही याद कर लेना, बस ये याद हो जाएगी तो सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। सारी इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में तो 2-3 दे रखी है, मगर आप बस उसके आरक्यू लेवल याद कर लेना बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलें आगे। अब बेटा नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का आरक्यू क्या होता है, तो आरक्यू फॉर प्रोटीन या प्रोटीन का आरक्यू, तो दोस्तों जो प्रोटीन है इसका आरक्यू लगभग लगभग होता है 0.9। अच्छा सर, अब मान लो नेक्स्ट चीज आ गई कि वसा का आरक्यू कितना होता है, वसा मतलब फैट, तो जो वसा है इसका आरक्यू लगभग लगभग होता है 0.7। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है। अच्छा, शुरू वाला आरक्यू निकालने का तरीका आपको याद करना है, उसके बाद तो बस ये दोनों आरक्यू आप लोग याद रख सकते हो बोलो क्या बात सही है क्या। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आरक्यू क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड का, ऑर्गेनिक अम्ल का, है ना, ऑर्गेनिक अम्ल बोलते हैं ना इसको, तो ऑर्गेनिक अम्ल का आरक्यू, तो ये होता है ग्रेटर देन 1, लगभग लगभग होता है 1.33। एनसीईआरटी में शायद नहीं है, मगर कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा याद रख लेना। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या। एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि प्रोटीन का और वसा का आरक्यू 1 से कम होता है। वाह वाह सर, ये तो हम वैसे भी समझ गए थे बेटा, मगर कोई बात नहीं, लिख देता हूं, प्रोटीन व वसा का आरक्यू 1 से कम। क्वेश्चन आ सकता है यहां से, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, नीट में आई हुई चीजें हैं, तो यहां पे ये मत कहना हर्षित सर ये कैसे आएगा, यह लिखा नहीं क्या कार्बोनेट का श्वसन गुणांक, अच्छा तो लिख देता हूं, पहले स्टार भी लगाए तो कार्बोनेट का श्वसन गुणांक कितना है, 1 है बेटा, 1 है, 1 है, लिखा निकाल दिए, तो ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। बताओ क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है क्या, कोई भी कैसी भी दिक्कत है यहां तक किसी को भी तो फटाफट से बता दो। चलें आगे बेटा, मगर एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जो मान लो अवायवीय श्वसन हो, मान लो किसी जगह पे अवायवीय श्वसन हो रहा है, हो सकता है वो भी, मान लो किसी जगह पे कौन सा श्वसन हो रहा है, अवायवीय, जानते हो अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन,
अगर कभी भी एवाईवी श्वसन होगा तो देखो इसकी एक इक्वेशन अपन लिख सकते हैं C6H12O6 और क्या बन गया इससे C2H5OH प्लस 1 CO2 प्लस ऊर्जा थोड़ी बहुत। क्या इसमें ऑक्सीजन को यूज में आई? नहीं। तो इसका आरक्यू क्या होगा? आरक्यू का फार्मूला याद रखना, कितनी तो CO2 निकली है, बनी है कितनी, और कितनी ऑक्सीजन यूज की है। ठीक है सर, कितनी CO2 यहां पे बनी है? 1। कितनी ऑक्सीजन यूज की है सर? 0। तो बेटा आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो आरक्यू कैसा होता है इसका? इन्फिनिटी होता है। बिल्कुल सही। एक पामीटीन के बारे में एनसीईआरटी और बोलती है, वो तो अपन एनसीईआरटी की लाइन से ही कर लेंगे। आ जाओ जरा, लगभग सारा पॉइंट हो गया, अब 5 मिनट का है। जब हम सांस लेते हैं, दूसरे पक्ष को देखते हैं, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। और CO2 निकलती है। बेटा ऑक्सीजन लेते हो और CO2 निकलती है, सही बात है। और मैंने मेरी क्लास में सारे बच्चों को बता दिया कि ऑक्सीजन लेके CO2 क्यों निकलती है, क्योंकि बेटा जब आप ऑक्सीजन लोगे तो ठीक है, मगर जब आप निकालोगे तो आपका ग्लूकोज जब टूटता है तो बेटा उससे CO2 ही निकलेगी। अगर A प्लस बी AB होता है तो AB को तोड़ोगे तो A प्लस बी निकलेगा बेटा, सीधी सी बात है। आ जाओ। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जितनी उपयोग में ली गई है और ऑक्सीजन जितना निकलता है, मतलब उपयोग में ली जाती है, उसे श्वसन अनुपात कहते हैं। देखो मुक्त हुई ऑक्सीजन यानी कि कितनी ऑक्सीजन उत्पन्न हुई, ठीक है, उपयोग में लाई गई CO2, वही बात है। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे श्वसन गुणांक सांस के दौरान श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक अगर देखा जाए तो कितना होगा? 1 होगा। निकाल भी सकते, देखो 6 CO2 है, 6 ऑक्सीजन है, 1 आया। अपना भी यही आया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। रटना नहीं है, बस रटना ही नहीं है। रटोगे तो बेटा काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे सांस में प्रयुक्त होती है, सांस का गुणांक 1 से कम भी होता है। वसा अम्ल ट्राइपेप्टाइड के रूप में उपयोग में लिया जाता है, तब इसकी गणना निम्नवत होगी। ठीक है, जब प्रोटीन श्वसनधार क्रियाधार के रूप में उपयोग होता है तो 0.9, प्रोटीन का भी 0.9 लिखवा दिया। यही आ जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसन क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन और वसा श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। मैंने बोल दिया था, आपकी बॉडी सबसे पहले केवल एक चीज को उपयोग करेगी, जिसका नाम क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। बेटा सबसे मेन एनर्जी सोर्स तो CO2 ही होता है। अगर बाकी चीज वो नहीं हो तो बात सही है। मतलब जैसे मान लो आप ढाबे के अंदर जाते हो ना, तो हम बोलते हैं ढाबे में सबसे ज्यादा दाल लेनी चाहिए। अब आपको अक्षित दाल क्यों खानी चाहिए ढाबे में? क्योंकि बेटा दाल रनिंग आइटम होता है। अब मान लो तुमने ढाबे में जाके पनीर की सब्जी मंगा ली, अब या तो ढाबा रेगुलर चलता हो, नहीं तो उस ढाबे में पनीर की सब्जी खाने से क्या मतलब है? जिस ढाबे में कोई जा ही नहीं रहा तो बेटा पनीर की सब्जी बहुत गड़बड़ कर देगी फिर तो ढाबे में जाओ तो रेगुलर आइटम खाओ, उनसे मजे तो बेटा उसमें ही है। क्या कहते हो? सही बात बोल रहा हूँ ना? तो दिक्कत तो नहीं है ना? बस यही तो बात है, यही बायोलॉजी कहती है। अच्छा, इक्वेशन याद करने के ऊपर मैं कभी आपसे ध्यान नहीं दूंगा। वहां पे देखो 0.7 लिख रखा है, मैंने यहाँ पे दोस्तों सीधा का सीधा 0.7 लिख दिया वसा का। पामीटीन का एग्जांपल बस एक और ऐड कर लेना नीचे अगर करना चाहो तो, ये रहा ट्राइपामीटीन। तो ट्राइपामीटीन इसका भी वसा अम्ल ही है, इसके रूप में उपयोग होता है। वो भी कितना है? 0.7 ही है। तो ट्राइपामीटीन का एग्जाम्पल वहां पे और लिख लेना वसा के कोने में, बस हो गया काम। बताओ कितना आसान था। वैसे आज तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, आज देखा जाए तो आज एनसीईआरटी पढ़ने में बस टाइम लग गया। अगर एनसीईआरटी पहले पढ़ी होती तो दिक्कत ही नहीं थी। आज बस पढ़ा है बस मैंने ये, जो शायद पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं। 38 एटीपी कैसे निकलेगी सर? बहुत ही बढ़िया। आज मैंने पढ़ाया आपको ये, इसमें भी कुछ भी नहीं है, तोड़ना जोड़ना तुम जानते हो। और ये बस एक छोटा सा डायग्राम है जो आपको मेरे ख्याल से क्लियर ही हो गया होगा, थ्योरी डायग्राम सही। ठीक है, और लास्ट में बस मैंने पढ़ाया आज आरक्यू। अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम आज जिस चीज में लगा है वो है एनसीईआरटी पढ़ाने में। आप लेक्चर को पूरा प्रॉपर काउंट कर लेना, लगभग 1 घंटे 18-20 मिनट का जो भी लेक्चर होगा, 25 मिनट का, इस पूरे के पूरे लेक्चर में एनसीईआरटी पढ़ाने में टाइम लगा है। बाकी 20 मिनट का टॉपिक नहीं था अपना, तो 20 मिनट से ऊपर का टॉपिक ही नहीं होगा, चेक कर लेना। आज बस मैंने पढ़ाया ही तुमको 20 मिनट है, आप ये समझ सकते हो। एक छोटा सा काम और, ये कुछ क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास से पता नहीं मैंने दिए थे नहीं दिए थे। ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्लीज ये क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेना, और मेरे ख्याल से सब लोग कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। तो हाँ, नो डाउट रिकॉर्डेड है आज, तो लगेगा आपको कि यार हर्षित सर आज तो थोड़ा सा बोर हो गए बेटा, मगर मेरे ख्याल से लेक्चर में बोर बिल्कुल नहीं हुए होंगे, और आप में से उन बच्चों को बहुत ही मजा आ रहा होगा जो मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और देखो क्लास में सब तरीके के दोस्त होते हैं ना, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं हर्षित सर, नहीं हर्षित सर, हर्षित सर नहीं, ये तो आज तो हम बोर हो गए। बेटा बोर क्या, देखो नाचना तो अपन को है ही नहीं, अपन को बस समझना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और मेरे ख्याल से अर्जुना तुम जैसा कोई है ही नहीं, और ये बहुत बढ़िया बात है कि अपन 11th में मिल गए हैं, तो अपने बेसिक बहुत स्ट्रांग हो गए। आप खुद समझ सकते हो अपन ने शायद एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो अपने रटा होगा, मगर आपके कमेंट का इंतजार रहेगा 2 चीजों का खास तौर से। पहला, अपन अपनी आर्मी का नाम क्या रखें, और दूसरा, क्या आपने श्वसन पूरा पढ़ लिया क्या मेरे साथ साथ प्योर एनसीईआरटी।
और बताना जरूर कि एनसीईआरटी पढ़ने से मतलब तुम्हें क्या फील होता है। तुम बोलते ही नहीं हो यार, तुम बोला तो करो, मतलब और 2 चैप्टर मगर बोला करो ना यार, अच्छा लगता है, इट्स फील गुड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू, बहुत सारा प्यार आप लोगों को।